अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाज़रीन आप सब बहुत ही खैरियत और आफियत से होंगे। इब्तिदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से देखते हैं आँखों सुनते कानों, आप सबको भाई एहसान काजी का बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, जिस मोहब्बत से आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब इसको शेयर भी करते हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं सर साजिद, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हैं और अमेरिका में मुकीम हैं और बहुत ही बासलाहियत तरीन शख्सियत हैं, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही खुशगुफ्तार। आने वाले चंद लम्हों में सर साजिद हमारे साथ ही होंगे और शामिल गुफ्तगू भी होंगे और बहुत सारी बातचीत हम उनसे करना चाहेंगे। न सिर्फ बहुत सारी बातचीत करेंगे बल्कि बहुत कुछ सीखेंगे भी। सर साजिद एक मारूफ शख्सियत हैं, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अपनी शख्सियत के अच्छे होने की वजह से पूरी दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आप सोशल मीडिया में भी देखें तो सर साजिद को बहुत मोहब्बत की निगाह से लोग देखते हैं, बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं और अनकरीब सर साजिद हमारे साथ ही होंगे और शामिल गुफ्तगू भी होंगे और बहुत सारी बातचीत हम सर साजिद से करेंगे। न सिर्फ बहुत सारी बातचीत हम सर साजिद से करेंगे बल्कि बहुत कुछ सीखेंगे भी। सर साजिद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे अगर कमेंट भी लिख कर भेज देते हैं तो यकीनी तौर पे मैं आपको ऐड कर लूँगा अपने साथ और आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू भी होंगे और बहुत सारी बातचीत हम आपसे करना चाहेंगे। न सिर्फ बहुत सारी बातचीत करेंगे बल्कि बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो नाज़रीन, सर साजिद अनकरीब हमारे साथ ही होंगे और शामिल गुफ्तगू भी होंगे और बहुत सारी बातचीत हम साजिद तरार साहब से करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। जिब्रान भाई, तहे दिल से आपको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत रिगार्ड। तो अनकरीब हमारे साथ ही होंगे साजिद भाई। साजिद भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे ज्वाइन करें और मुझे एक कमेंट लिखकर भी अगर आप बता देते हैं कि मैं आ गया हूं और मैं शो में मौजूद हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट में देख रहा हूं तो आप मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। तो सर साजिद, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो प्लीज़ से काइंडली आप मुझे रिप्लाई करें ताकि मैं आपको शामिल गुफ्तगू करवा सकूं और बहुत सारी बातचीत आपसे कर सकूं। न सिर्फ बहुत सारी बातचीत कर सकूं बल्कि बहुत कुछ आपसे सीखूं भी। तो अनकरीब सर साजिद हमारे साथ ही होंगे और शामिल गुफ्तगू भी होंगे और बहुत सारी बातचीत हम आप सर साजिद से करना चाहेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। सर साजिद अनकरीब हमारे साथ ही होंगे और बहुत सारी गुफ्तगू भी उनसे होगी और बहुत कुछ सीखने का अमल भी होगा। तो यकीनी तौर पे सर साजिद अनकरीब आ जाएंगे हमारे साथ और शामिल गुफ्तगू होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया उनसे बातें करेंगे और कुछ सीखने का अमल भी होगा जी जनाब। सर साजिद अनकरीब हमारे साथ ही होंगे और शामिल गुफ्तगू भी होंगे। सर साजिद को मैं यहाँ से एक इन्विटेशन भी भेज देता हूँ। शायद हो सकता है कि मैंने उनको टैग किया हो तो उन तक रिक्वेस्ट मेरी ना पहुँच सकी हो, लेकिन जो मैं यहाँ से इन्विटेशन भेज रहा हूँ तो यकीनी तौर पे ये इन्विटेशन उनको मिल जाएगा और अनकरीब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू भी होंगे और बहुत सारी बातचीत उनसे करेंगे। साजिद साहब जो है वो पाकिस्तानी हैं लेकिन वो रहते हैं अमेरिका में हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत हैं, बहुत ही बढ़िया किस्म की शख्सियत हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोग उनके फॉलोवर मौजूद हैं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है। फलाही लिहाज से लोग उनको जानते हैं, सोशल लिहाज से लोग उनको जानते हैं, सियासी लिहाज से लोग उनको जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो साजिद तरार की तरह हों। बहुत अच्छा सोचना, हमेशा अपनों के लिए सोचना, हमेशा अच्छे अच्छे काम करना, जो भी काम करना मफाद के बग़ैर करना, बग़ैर किसी मफाद के काम करना। तो अनकरीब साजिद साहब हमारे साथ भी होंगे। साजिद साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे ज्वाइन कर लें ताकि आप शामिल गुफ्तगू भी हो सकें और फिर उसके बाद जो हम प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर जा सकें। जी जनाब, साजिद साहब तो इस वक्त नहीं आए हैं
लेकिन हम साजिद साहब को एक कॉल कर लेते हैं मैसेंजर में भी हो सकता है कि वो शायद हमारे साथ इस वक्त ना हो। जी साजिद भाई, मैं आपको एक कॉल करने लगा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे रिप्लाई करिएगा। मुझे इंतहाई खुशी होगी आप अगर आ जाते, तो आपसे मैं बहुत सारी बातचीत करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, मैं ऑनलाइन आ गया हूँ। मैं काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 6 मिनट हो गए मैं ऑनलाइन आ गया हूँ, लाइव आ गया हूँ। तो क्या आप नोटिफिकेशन को यस कर सकते हैं सर? अच्छा अच्छा, तो आप मैं जी 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 बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनवाइट पे भी किया हुआ और टैग भी किया हुआ, दोनों किया हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल साजिद साहब आ चुके हैं, तहे दिल से उनको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ, बहुत बहुत रिगार्ड देते हुए उनको वेलकम करते हैं। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, आप आए, हमें इंतहाई खुशी हुई और हम बहुत बहुत मतलब आपको सलाम पेश करते हैं। साजिद साहब, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे देखिएगा जी, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा जी, या गो लाइव का ऑप्शन आएगा। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आए, उसको यस करिएगा, आप हमारे साथ लाइव जी। जुड़ जाएंगे। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे सर। साजिद साहब, खैरियत से थैंक हैं यू आप? सो मच सर। थैंक यू। मेरी माजरत के वो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से नहीं आ रहा। आपको आवाज मेरी सही आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है और आप भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, थैंक क्योंकि यू। आपका कैमरा बहुत अच्छा है स्मार्टफोन का। थैंक यू। साजिद चलिए। साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपना तारुफ नाज़रीन के सामने और मेरे सामने पेश करते कि आपका इसमें गिरामी क्या है, आपका ताल्लुक किस शहर किस मुल्क से है, इस वक्त आप किस शहर किस मुल्क में है, कुछ अपने क्वालिफिकेशन के हवाले से जिक्र कीजिएगा, और मोहतरम वाजिबुल एहतराम आपकी एक्टिविटीज क्या क्या है सर? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा ताल्लुक पंजाब का एक छोटा सा शहर है मंडी बहाउद्दीन, वहां से है। मेरे वालिद साहब वहां पे 40 साल लॉ लीगल प्रैक्टिस की उन्होंने। मेरी वालदा जो थी वो टीचर थी, वहां पे हेड मिस्ट्रेस थी। मेरी अर्ली एजुकेशन वहां से थी, फिर हमारा घर इस्लामाबाद में था। मेरा FA BA इस्लामाबाद से था, फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया, फिर अमेरिका में एज ए लॉ स्टूडेंट आया, फिर मैंने यहाँ से आके लॉ किया और उसके बाद यहाँ से मैंने MBA किया। और अब मुझे तकरीबन 32 साल हो गए अमेरिका में। मैंने अपनी जिंदगी का एक ज्यादा हिस्सा जो है वो यहाँ गुजारा है। और उसके बाद मैं वाशिंगटन DC के पास, वाशिंगटन DC और बाल्टीमोर के दरमियान एक छोटा सा शहर है कोलंबिया। एक मेजर हाईवे है I-95 जो कनाडा से बफलो से शुरू होती है और जाती है फ्लोरिडा। उसके ऊपर मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। और उसके बाद सारी जिंदगी पहले मैं रिटेल बिजनेस में रहा हूँ, अब मैं हेल्थ केयर बिजनेस में हूँ। और मेरे पास नर्सिंग होम्स और असिस्टेड लिविंग्स हैं। लेकिन मेरा पैशन, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, उसके बाद लॉ स्कूल 2 दफा गया, तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरा एक सब्जेक्ट मैटर है। और आई कंसिडर माई सेल्फ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल वर्कर। उसमें मैं काफी अरसे से एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में, लोकल पॉलिटिक्स में। क्योंकि मैं लोकल लॉ स्कूल में गया हूँ, इसलिए ज्यादातर मेरे जो सियासतदान हैं इस एरिया के, दे ग्रू अप विद मी, दे आर माय पर्सनल फ्रेंड्स। मैंने काफी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन की फाइनेंसिंग टीम्स पे रहा हूँ। जॉर्ज बुश जो जूनियर थे, उनकी फाइनेंस कमेटी में था। उसके बाद मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आया, उनकी फाइनेंस कमेटी में रहा हूँ, उनका एडवाइजर रहा हूँ कैंपेन में। और उसके बाद मेरी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो नेशनल लेवल पे, कि मैंने RNC जो थी, नेशनल रिपब्लिकन RNC, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब को कैंडिडेसी उनकी फाइनलाइज हुई थी, वहां पे सेकंड डे आई स्पोक देयर। और उसके बाद ये कि जब अनाग्रेशन थी तो मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने उनकी अनाग्रेशन पे सूरत फातिहा की तिलावत की थी एज ए मुस्लिम। माशाल्लाह। और उसमें ये मेरी 2 बिगेस्ट अचीवमेंट है जो मुझे नेशनल लेवल पर लेकर आई। और उसके बाद मैं उनका एडवाइजर रहा हूँ नेशनल डाइवर्सिटी कमीशन में, डाइवर्सिटी पे। और अब दोबारा मैंने उसको छोड़ के अब एडवाइजर टू द कैंपेन 2020। और दैट इज व्हाट इज माय पॉलिटिकल अचीवमेंट। अब मैंने बल्कि अब एक बुक लिखी है पॉलिटिकल साइंस पे,
फ्लॉज ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, और वो 2-3 महीने तक बुक लॉन्च होगी। और उसके बाद मेरा फ्यूचर इंटेंशंस हैं कि मैं पहले मेरा इंटेंशंस थी टू रन फॉर अ कांग्रेस, लेकिन मैं नहीं रन कर सका September 11 की वजह से। मुझे खदशा था कि एज अ मुस्लिम अमेरिकन आइदर आई वुड बी अचीव और नॉट। लेकिन अब ये हुआ है कि बिलखसूस जो ओबामा साहब थे, उन्होंने ओपन द डोर फॉर द माइनॉरिटीज, एंड अब बिलखसूस हमारी 2 रिपब्लिकन फीमेल मुस्लिम आ चुकी हैं कांग्रेस में। I'm planning to run for a Congress myself 2020. I am father of 4 kids, and I'm planning to the 2 of them, they are planning to come take part in American politics as well. मुझे बड़ा फख्र है कि मेरा जो लड़का है, बच्चा जो है वो he graduated from Elliott School of इंटरनेशनल अफेयर्स, और उसने अभी इंटर्नशिप खत्म की है स्टेट डिपार्टमेंट में, और स्पेशली बिलखसूस ही वाज इन लेजिस्लेटिव अफेयर्स एंड ही वाज वर्किंग फॉर द पॉम्पियो's ऑफिस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके साथ उसने 6 महीने काम किया। वेरी एनर्जेटिक फेलो, एंड ही विल बी रनिंग फॉर द कांग्रेस समटाइम इन द फ्यूचर। सही। अच्छा साजिद साहब, मैं एक ऐसी बात आपसे करने जा रहा हूं जो यकीनी तौर पे एक सवाल की सूरत तो है, लेकिन उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैंने काफी सारे लोगों से ये सवाल पूछा, लेकिन मुझे कहीं से तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। लेकिन जब मैंने कल आपको गूगल किया, आपके बारे में सोशल मीडिया में पढ़ा, देखा, सुना, तो मुझे यकीन हो गया कि जिस सवाल का जवाब साजिद साहब से बेहतर और तसल्ली बख्श दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। सवाल ये है कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, जहां आप रहते हैं वो बहुत तरक्की याफ्ता है। अमेरिका के किसी भी मुल्क को हम ले लें, बहुत ही तरक्की याफ्ता। यूरोप को ले लें, बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता। आखिर उनके तरक्की याफ्ता होने के असबाब, वजूहात क्या हैं, और हमारे तरक्की पजीर होने की वजूहात और असबाब क्या हैं? जबकि वो भी इंसान है हमारी तरह, वो भी सोचते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज आप इस पर तफसील से बात करें, और इतनी तफसील से बात करें कि हमें पता चल जाए कि हमारे तरक्की पजीर होने की वजूहात क्या है और उनके तरक्की याफ्ता होने की वजूहात क्या है। जी साजिद साहब। इसमें सबसे पहले जिस बात को मैं, जो फंडामेंटल चीज, जो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, वो एजुकेशन है सबसे बड़ी। मैं, क्योंकि मैंने जाती तौर पर बताऊं कि मैंने जमहूरियत पे जो बुक लिखी है, वो अमेरिकन डेमोक्रेसी के फ्लॉज लिखे हैं कि अमेरिका में जमहूरियत किस तरीके से काम नहीं कर रही। अब आप देखें कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है वो एजुकेशन का है। रेट ऑफ इलिटरेसी आपकी बांग्लादेश से कम, आपकी श्रीलंका से कम, आपके आपके रीजन में आपकी रेट ऑफ इलिटरेसी बहुत नीचे है, जो कि आपका तरक्की याफ्ता ना होने पे सबसे ज्यादा रुकावट, सबसे ज्यादा। और उसमें, और मैं जाती तौर पे देखे ना, वो कहते हैं कि हर चीज की डायरेक्शन उसी साइड पे जाती है, एजुकेशन की। आपकी जमहूरियत काम नहीं कर रही सिर्फ इस वजह से कि आपकी एजुकेशन नहीं है। आपकी जुडिशरी काम नहीं कर रही तो इसका मतलब यही है कि आपकी एजुकेशन नहीं काम पूरी कर रही। और दूसरा, अगर एजुकेशन है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज सो पुअर। मैंने पिछले दिनों पे यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ा था खासकर कि अमेरिका में 10 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, उनके सीईओ इंडियन है, इंडियन डिसेंट है। तो उसके बारे में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे क्यों नहीं आगे आके सीईओ बन रहे, पाकिस्तान से आके या यहाँ से आगे। तो उसमें जो मेरी जनरेशन थी, मेरे साथ के जनरेशन के लोग थे, वो सारे, उनकी एजुकेशन का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाज नॉट दैट स्ट्रांग, और उस वजह से वो आगे एक्सेल नहीं कर पाए। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें सबसे बड़ा अलमिया, पाकिस्तान का भी अलमिया यही है कि हमने सियासत, मजहब और हुकूमत को गड़मड़ कर दिया। बिल्कुल हमारे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उनको बड़ा अरसा लगा है कि उन्होंने गवर्नमेंट को, चर्च को गवर्नमेंट से निकाला। गवर्नमेंट एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, मजहब एक अलग चीज है। हम लोग, मैं जाती तौर पे देखे, मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप करप्शन को पकड़ते हैं इस वक्त पाकिस्तान, तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ जाते हैं तो आपका मजहब जो है वो खतरे में आ जाता है। हम लोग और दूसरा या तीसरा बिगेस्ट एलिमेंट, बल्कि वो भी मैं एजुकेशन के साथ ही अटैच करूंगा, हमें लैक ऑफ नेशनलिज्म है। हम ब्लेम गेम में जाना चाहते हैं हमेशा। अगर आप सियासतदानों को पकड़ते हैं तो वो आर्मी को ब्लेम करती है, आर्मी को देख के तो वो सियासतदानों को ब्लेम करते हैं। लेकिन आपके सियासतदान भी पाकिस्तानी है, आपकी आर्मी भी पाकिस्तानी है, वो भी हमारे बहन भाई है, वो बाहर से नहीं आए।
लेकिन नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म के बगैर कोई नेशन दुनिया के सरवाइव करने का हक नहीं रखती। हमारा सबसे बड़ा नेशनलिज्म का इशू है इस वक्त। हमारे मुल्क में मीडिया ने, आप जैसे लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि लोगों को एजुकेट करने में, लोगों को बताना कि किस तरीके से तरक्की की जा सकती है, अवेयरनेस, आपने बहुत अच्छा काम किया और कर रहे हैं मुसलसल। लेकिन इसके बावजूद लोगों को पता है कि हमारे हुक्मरान जो है वो करप्ट हैं, हमारे सियासतदान करप्ट हैं, लेकिन लोग फिर भी उनके पीछे, वो कहते हैं ना, भेड़ चाल के चक्कर में लोग निकलना नहीं चाहते उससे। लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि और दूसरा सबसे बड़ा अलमिया, जिस तरह आपको पहले कहा, मुशर्रफ साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया था कि उन्होंने असेंबलियों में बीए क्वालिफिकेशन की। हम लोगों ने बीए की जाली डिग्रियां लेके वहां जाके बैठ गए असेंबलियों में। दूसरा सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि अगर बीए की तालीम असेंबलियों में की गई, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले जब भी कोई एमएनए एमपी इलेक्ट होता है, उसको 6 महीने का रिफ्रेशर कोर्स कराना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि व्हाट इज लेजिस्लेशन। आपको मास्टरों के और पटवारियों के तबादलों के लिए एमएनए नहीं बनाया गया, आपको बताया, उनको बताया जाए कि लेजिस्लेशन क्या है। तो हर चीज की जो हर चीज का हल निकलता है, इशू निकलता है, वो एजुकेशन और अवेयरनेस की तरफ जाता है। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है, उसको भी मैं कहूंगा नेशनलिज्म का फुकदान है। हमारे लोग पाकिस्तान में बैठे, या मैं खैर ज्यादातर लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसे था कि मेरा मकसद है लोग लोड शेडिंग से दब के नहीं बेचारे निकल सके बाहर। लोग अपनी सुबह का खाना खा लेते हैं तो रात के खाने की फिक्र पड़ जाती। तो अवेयरनेस किधर से आए, एजुकेशन कहां से आए। लेकिन लोगों को अब चाहिए कि वो कहते हैं ना, जिस तरह अनफ इज अनफ, अब एक डेड एंड पे पहुंच चुके हैं। उनको चाहिए कि इससे आगे अपने वोट को देख के इस्तेमाल करें, अपने अपने आप अपने मुस्तकबिल को ना बेचें। इस वोट को आप समझें, आपसे आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, आपका मुस्तकबिल है, इस तरीके से आगे चलें। हमारे ये सोसाइटी अमेरिकन, हालांकि मैंने बुक लिखी 300 पेजेस की कि अमेरिका में जमहूरियत किस तरीके से काम कर रही है, या इसको इश्यूज क्या है, तो मैंने इसको आइडेंटिफाई किया। पाकिस्तान में तो जमहूरियत या दूसरी चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इस नॉन फंक्शनिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अब मैंने जिस तरह पहले आपको अर्ज किया है कि करप्शन पे हाथ डालते हैं तो वो कहते हैं जी जमहूरियत खतरे में है, जरा दहशतगर्दी है दूसरे को हाथ डालें इस्लाम खतरे में हो जाता है। तो इन चीजों से बड़ा अबव होकर आपको सोचना पड़ेगा, मजहब और हुकूमत और सियासत को अलग अलग डील करना पड़ेगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मेरा ख्याल सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जोर लगा के, बड़े अल्टीमेटली आसान नहीं होगा, आप अगर देखें, आप हिस्ट्री पढ़ें डार्क एजेस ऑफ यूरोप के, चर्च किस तरीके से स्ट्रांग था, जन्नत के टिकट बेच रहे थे चर्च वाले भी, तो उनको किस तरीके से उन्होंने हुकूमत से निकाला, सियासत से निकाला। अब सियासत एक डिफरेंट चीज है, हुकूमत एक अलग चीज है। यहाँ पे देखें, पिछली दफा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिट रॉमनी थे, वो उनका सेक्ट मॉर्मन था, बहुत छोटी माइनॉरिटी है क्रिश्चियनिटी में, लेकिन ही वाज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। बराक ओबामा का मिडिल नेम हुसैन था, लोगों ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो प्रेसिडेंट बने इस कंट्री के। लोगों ने बड़ी मुश्किल से इन चीजों को ओवरकम किया। हमें पाकिस्तान में इस चीज की जरूरत है, सबसे पहले एजुकेशन और नेशनलिज्म, और ये जमहूरियत के चीजें जो हैं वो सारी एजुकेशन के जुमरे में आ जाती हैं। मेरे ख्याल में एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं देख रहा हूं कि लोग अब खाने से भी, खाना और कपड़ों से ज्यादा तालीम को दे रहे हैं तवज्जो। मैं देख रहा हूं, मैं जिस बड़े पसमानदा इलाके से था, मंडी बहाउद्दीन से, वहां पे भी अब मैं देखा कि मेरे मेरे अपने रिश्तेदार, मेरी बरादरी, मेरे एहलो, जितने मेरे अहबाब हैं वहां पे, बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। हमारे जुडिशरी में बहुत ज्यादा लोग हैं। माय फादर, मेरे मेरे वाले साहब की मिसाल थी, 1950s में लॉ स्कूल में गए। मेरे ख्याल में मेरा सफर जो था मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया है। मैंने जो बुक लिखी है वो आई डेडिकेटेड टू माय ग्रैंडफादर हु वाज अ फार्मर, वो जमींदार थे, जिन्होंने मेरे सफर का आगाज किया, जिन्होंने मेरे वालिद को लॉ स्कूल भेजा। मेरा ख्याल है मेरा ये सफर था। अब मैं आई हैव टेकन दैट टू द नेक्स्ट लेवल। मेरी बड़ी बच्ची जो है, उसका मैंने नहीं बताया आपको कि शी हैज अ बैचलर्स इन बायोमेडिसिन एंड शी हैज अ मास्टर्स इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड शी इज वर्किंग ऑन अ पीएचडी इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो उसमें मैंने बल्कि एक दफा उसको कहा कि मैं व्हाई यू आर वर्किंग ऑन अ पीएचडी, योर मास्टर्स वाज अनफ टू इंजीनियरिंग डिग्री। तो उसने कहा नहीं Daddy, when I see how many miles you have traveled, I wanted to take it to the next level. I wanted to contribute and participate. I want to make sure that your grandfather's journey reached somewhere. I accomplished something and I delivered something. So
originally, I think all of us, we need to have a same passion towards life. Life has become a very competitive marketplace, regardless you are in the US, regardless you are in a Pakistan. Mediocre education, mediocre lifestyle is not going to get you anywhere. Make sure you give a best fight. You stand up and fight. I mean, so you have to fight for your country. You have to fight for yourself. You have to fight for your kids. सर साजिद, मैं एक और बात जानना चाहूंगा एज ए तालिब इल्म के, कोई सियासी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस मंच के अंदर सिर्फ बात की जाती है नॉलेज के हवाले से, कुछ मालूमात के हवाले से, क्योंकि इस सर्कल के अंदर ज्यादातर जो है वो स्टूडेंट टाइप के लोग ही होते हैं पूरी दुनिया से। लेकिन मैं आज आपसे एक बात ये जानना चाह रहा था, पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिका का दौरा किया, वहां पे बहुत इज्जत मिली उनको। आप चूंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हैं, आप कहाँ देखते हैं इस दौरे को? सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा, क्या ये दौरा कामयाब या नाकाम? फिर उसके बाद ये पूछना चाहूंगा, इस दौरे के तनाजुर में क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इकोनॉमी को कुछ सहारा मिलेगा? और मैं ये चाहूंगा कि वीजे के प्रोसेस के हवाले से कुछ नरमी होगी, कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान से भी वहां जा सकेंगे आला तालीम के लिए। तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी आपसे रासिल गुफ्तगू करें। आपका क्वेश्चन इज वेरी वैलिड, वंडरफुल क्वेश्चन। मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मैं जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज किया कि पॉलिटिकल साइंस इज माय पैशन, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि पीपल शुड बी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, पीपल शुड हैव बिलोंग टू पीपल्स पार्टी और नून लीग। पॉलिटिकल अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। यू हैव टू सी बाय योरसेल्फ कि व्हाट इज गुड फॉर पाकिस्तान, सबसे पहले। और दूसरा, मैं यहाँ पे इतने अरसे से रह रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान से अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो मुझे किसी ने अगले दिन पूछा कि आर यू आर विद पीटीआई, यू आर सपोर्टिंग इमरान खान? तो मैंने उन्हें कहा मेरी पार्टी पीटीआई नहीं है, मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तान के हवाले से, मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेगी मैं उसके साथ हूँ। अमेरिका में मैं कंजर्वेटिव हूँ, मैं रिपब्लिकन हूँ अमेरिका में, यहाँ पे क्योंकि आई केम विद कंजर्वेटिव वैल्यूज, पाकिस्तान से वैल्यूज के साथ आए थे। यहाँ पे कंजर्वेटिज्म रिपब्लिकन पार्टी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए। ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से मैं बताऊं, उस रीजन में बिलखसूस आपके जो सारे स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी के लिहाज से और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो बात ये थी कि डेमोक्रेट, जब भी डेमोक्रेट पार्टी आती है तो दे आर मोस्टली लीनिंग टुवर्ड्स इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी आती है तो दे आर लीनिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड ट्राई टू बैलेंस करते हैं अपने रिलेशनशिप इन उस रीजन में। अब इसमें सेटबैक क्या हुआ पिछले पीरियड में कि हमारे जो पिछले प्रेसिडेंट थे ओबामा, वो और अमेरिका में दो चीजें चल रही हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट ओबामा फार लेफ्ट से थे और पिछले प्रेसिडेंट जो जॉर्ज बुश रिपब्लिकन थे फार राइट से थे, मिडिल क्लास में नहीं थे। अब ओबामा साहब की वैल्यूज ऑलमोस्ट जो यहाँ पे प्रीच करते रहे हैं वो सोशलिज्म था। अब वो उस साइड पे लीन करते थे तो वो उनका फोकस अमेरिका था। वो उन्होंने चाइना को, रशिया को खुली छुट्टी दे दी और उन्होंने, चाइना और रशिया ने इस चीज को बड़े बुरे तरीके से अब्यूज किया। चाइना साउथ चाइना सी में आके उसने आइलैंड अपने बनाए आर्टिफिशियल, क्योंकि ओबामा साहब ने वहां से अपना अमेरिकन एक शिप कैरियर खड़ा होता था वहां पे जो चाइना पे आए रखता था। ओबामा साहब ने उस कैरियर को वापस बुलाया, चाइना ने वहां पे आइलैंड बना के बैरकें बनाई। और दूसरा, सी पैक का पैकेज लेके तो मैदान में आया। सी पैक का पैकेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो जरूरी मैं समझता हूं, लेकिन वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट उनका प्रोजेक्ट है 73 कंट्रीज को लपेट में लेना। अब मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका इज द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। एक वाहिद सुपर पावर बची है, नंबर 1 इकोनॉमी, जो सलाहियत रखती है टू मेक समथिंग और ब्रेक समथिंग। अब उसमें आप मुझे ये बताएं कि अगर चाइना वहां पे अपना मसल फ्लेक्स करेगा तो 73 कंट्रीज को लपेट में लेगा, तो दुनिया की जो वाइल्ड सुपर पावर है वो खामोशी से बैठी रहेगी? ये पॉसिबल नहीं। अच्छा, दूसरा, रशिया का देखें कि उन्होंने ये किया कि ओबामा साहब की वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा इस तरह उठाया कि वो क्रीमिया में चले गए और यूक्रेन में चले गए और सीरिया में चले गए फिजिकली। ये दो जिन बोतल से बाहर आ गए, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि इन दोनों जिनों को बोतल के अंदर वापस भेज। रशिया, चाइना ने जाके साउथ कोरिया जो कि अमेरिकन एलाय है उसको और जापान को छेड़ना शुरू कर दिया, उनके आइलैंड्स के ऊपर क्लेम करना शुरू कर दिया। और दूसरा, रशिया भी दोबारा एक्टिव हो रहा है। पुतिन साहब
का बैकग्राउंड FBI, हार्डकोर सोशलिस्ट। तो ये दोनों इश्यूज थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। उन्होंने उस रीजन में अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को ये बताना चाहूंगा, आपके देखने वालों को भी, खासकर इस हवाले से, कि हर प्रेसिडेंट जो होता है वो अपनी थ्योरी, एक फिलॉसफी लेके आता है कि उसकी उसकी जो उसका पीरियड है उसको क्या कहा जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी जो उन्होंने फिलॉसफी इंट्रोड्यूस कराई थी वो थी कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, कि वो पीस अचीव करेंगे लेकिन स्ट्रेंथ के साथ। स्ट्रेंथ किसको कहा जाता है? पेंटागन। कि आर्मी, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हमेशा मैं ये भी बताना चाहूंगा, पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है कि रिपब्लिकन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर आर्मी का उनका मैंडेट हिस्सा होता है कि आर्मी शुड बी स्ट्रॉन्ग। वो पेंटागन को सपोर्ट करते हैं। जो ओबामा साहब थे उन्होंने कई आर्मी बेसिस खाली अबैंडन की, कई लीजेस खत्म की जो चाइना ने टेक ओवर कर ली। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, अब वो प्रोजेक्ट उन्होंने सबसे पहले पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया। बल्कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेट ये करना चाहूंगा कि वो एक अपनी स्पेस आर्मी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो स्पेस में एक आर्मी का विंग होगा जो स्पेस में अपने अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया करेंगे। मेरा मतलब दिस इज व्हाट द आइडिया। अब उसके बाद ये हुआ कि दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ सोल प्रेसिडेंट हु इज रिफॉर्मिंग डेमोक्रेसी। हमारे अमेरिका में एक ट्रेडिशन चला आ रहा था पिछले सदियों से कि जब अमेरिका में प्रेसिडेंट जीत के इलेक्शन व्हाइट हाउस में बैठता है तो वो कहता है कि अब मैं डेमोक्रेट का भी प्रेसिडेंट हूं और मैं रिपब्लिकन का भी प्रेसिडेंट हूं, मैं सबका प्रेसिडेंट हूं। इनडायरेक्टली उसका मतलब ये होता है कि अब मैं डिलीवर कुछ नहीं करूंगा, मैं मैंडेट को भूल जाऊंगा। ये ट्रेडिशनल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, बिकॉज ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, उन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक अपना मैंडेट डिलीवर कर दिया मुसलसल। चाहे वो बिल्डिंग अ वॉल, चाहे अगेंस्ट ओबामा केयर, चाहे वो किसी चीज जो मैंडेट था उनका वो अपना डिलीवर कर रहे हैं। अब उनके मैंडेट का हिस्सा था कि मैं 2020 इलेक्शन से पहले अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस लाऊंगा। अब वो जब ये बात हुई तो उन्होंने, आपने देखा होगा, इमरान खान साहब को लेटर लिख के रिक्वेस्ट की कि हमारी इबादत करें अफगानिस्तान में। मेरे ख्याल में इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन बाय इमरान खान साहब, हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बाजवा साहब। इन्होंने उस विंडो जो एक अपॉर्चुनिटी आई उसको अवेल किया और उसी वजह से ये ट्रिप पॉसिबल। अब मैं दूसरी तरफ चलूंगा, आपने क्वेश्चन किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने का। इस वक्त मैं मुसलसल पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, पाकिस्तानी बिजनेसमैन से। एक दूसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सिंस इज अ बिजनेसमैन, वो टैरिफ को एज अ वेपन यूज कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, और उन्होंने दूसरी साइड पे इंडिया के साथ भी टैरिफ वार शुरू कर दी। अब चाइना और इंडिया आपके बॉर्डर दो लगते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के साथ। अगर उनके ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं तो आपके पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि आप पे टैरिफ नहीं है, आप अपनी एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ाएं। मैं मुसलसल ये कहता रहा, आपका बिजनेस, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लैक ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट, आपका कॉटन का बिजनेस जो है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो चुका है। उसको वापस लाएं प्लीज आप। अब लोड शेडिंग नहीं है, इकोनॉमी बेहतर है, इमरान खान इज सीरियस, गवर्नमेंट इज सीरियस। तो प्लीज अपने कॉटन के और अप्रैल जो चीजें, शर्टों की एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए तो इन्होंने यहाँ पे अपना ऑयल यहाँ से निकाला और अपनी गैस निकाली। तो यहाँ से LPG गैस आप इंपोर्ट करें पाकिस्तान में, और वहां से कॉटन और दूसरी जो है स्पोर्ट्स अपनी चीजें, सर्जरी के इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स की चीजें, इन चीजों को यहाँ पे भेजें। यहाँ पे आम एक्सपोर्ट करें। यहाँ पे आम यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, यहाँ से आम आते हैं मैक्सिको से, वो इतने बच्चे नहीं होते, लेकिन उन चीजों को बढ़ाएं। लेकिन बी इनोवेटिव, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ट्रेडिशनल चीजों से हट के बाहर सोचे। मैं देखता हूँ बच्चों में पोटेंशियल है, हमारे पाकिस्तानी बच्चों में, और चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला। इमरान खान साहब एक जो थे, इनके पीछे सारे यंग एजुकेटेड बच्चे थे, इनके पास मैंडेट है उनको आगे लेकर आना, उनको अपलिफ्ट करना, और मेरे ख्याल में चीजें होंगी इंशाल्लाह ताला, बेहतर होंगी। आई कैन सी इट। मैंने खान साहब से मेरी 2 दफा मुलाकात हुई है। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और मेरे ख्याल में इस डिटरमेंट, जो खूबसूरती इस वक्त जो दौरा आपने मुझे पूछा आपने कि कामयाब दौरा तो इस तरीके से कि खान साहब ने एक मिसाल कायम की कि $60,000 में उन्होंने ये ट्रिप लगाया। यहाँ अफसोस के साथ यहाँ कहूंगा कि मैंने 32 साल में यहाँ पे वजीर आजम आते देखे जिनके हाथ में कशकौल होता था, लेकिन आते थे यहाँ मुगलाई स्टाइल,
300 बंदा उनके साथ होता था, यहां तक कि उनके फोटोग्राफर कुक उनके साथ होते थे, और 300 बेगमात और पोतियां दोते। और मैं खुद मैनहट्टन शॉपिंग नहीं करता हूं मैं, क्योंकि वहां पे बहुत महंगाई है उस एरिया में, और हमारे लोग जाते थे तो 4-4, 5-5 लाख एक दुकान में फेंक के आते थे। मैं तो देखता रहा अपनी आंखों से, दिल खून के आंसू रोता था कि ये पाकिस्तान है, ये एड लेने आए हैं यहाँ पे, और ये 300 लोगों के जहाज भर के आते थे यहाँ पे, और वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया में रहना है, यहाँ पे आकर उन्होंने ठहरना महंगे तरीन होटलों में, और औकात पाकिस्तान की एक, मेरा मतलब मैं खून के आंसू रोते थे। खान साहब ने सबसे बड़ी मिसाल पैदा की है, उन्होंने ये किया और सिग्नल दिया वेस्ट को उन्होंने कि दिस इज व्हाट इज द पाकिस्तान, दिस इज व्हाट आई एम, और मैं उस पर बड़ा खुश हूँ। खान साहब ने डिलीवर किया। और मैं दूसरी बात है उनकी, मैंने एक एक चीज नोट की, आई हैव बीन अराउंड हिम, आई हैव बीन विद हिम, कि उन्होंने जब इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बैठे, उन्होंने बोले, उनको कोई लिंग्विस्टिक इशू नहीं था, कोई नॉलेज का फ्लो नहीं था। यहाँ पे मैंने एक वजीर आजम देखे, मेरे ख्याल ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट में या कार्नेगी मेलन में, उनसे सवाल इंग्लिश में कुछ किया जाता था, वो जवाब कुछ देते थे, और 10-10 हजार डॉलर के सूट पहन के बैठते थे वो। और मैं एम्बेरसमेंट होती थी कि ये एक भूखे तरीन कंट्री के जहां पीने का पानी नहीं है, और उस मुल्क का वजीर आजम बैठा है 10-10 हजार डॉलर का सूट पहन के, शर्म से इनको बिल्कुल हया नहीं आती थी। और मैं, लेकिन इस दफा खान साहब ने एक मिसाल कायम की। 20,000 पाकिस्तानियों ने, बार बार पाकिस्तान में उनको कहा जाता है कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, 20,000 पाकिस्तानियों ने इकट्ठे होके उनको पॉपुलर और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की एक सनद उन्होंने दी। और दूसरा मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी बात यह है, ये अपनी गवर्नमेंट को मनवा के गए यहाँ से, अमेरिका से, यहाँ से तब्दीली और नए पाकिस्तान की सर्टिफिकेशन करा के गए हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा दो लोगों को, इमरान खान साहब को और बाजवा साहब को। दोज आर वेरी विजनरी, इट्स अ गुड टीम एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। सही। साजिद साहब, चूंकि आपका वक्त बहुत कीमती होता है, आपने कहा था कि एहसान में आपको 30 मिनट दे पाऊंगा, लेकिन सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। वाजिबुल एहतराम मोहतरम, आपके सामने मतलब ये गुजारिश है कि आखिरी सवाल में ये पूछना चाहूंगा आपसे। आजकल देखने में ये आ रहा है कि अगर आपको इस्लाम देखना हो तो आप यूरोप में और अमेरिका में देख सकते हैं, मुसलमान देखना हो अरब ममालिक और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह जैसे मुल्कों में देखा जा सकता है कि मुसलमानों की भरमार हैं, लेकिन उनके अंदर कोई इस्लाम नहीं। तो आज मैं चाहूंगा कि आप, जो नौजवान तबका है, जो यूथ है, वो नाउमीद है, मायूस है जॉब को लेकर, तो मैं चाहूंगा कि आज आप उनको नसीहत अफरोज कोई 2, 4, 5, 10 कलमात कहें और उनको कोई मैसेज दें, कोई पैगाम दें, ऐसी बात बताएं कि अगर वो 50% भी उन पर अमल पैरा होते हैं तो यकीनी तौर पे हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। जी सर। मैं एज ए मुसलमान सबसे पहले जो मैं अपना अपनी लाइफ पे जो खुद अप्लाई करता हूँ जो चीज, देखिए मैं समझता हूँ कि मैं मुसलमान क्यों हूं, क्योंकि मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ। अगर मैं किसी और के घर पैदा होता तो मैं आज हिंदू होता, क्रिश्चियन होता। मेरी अपनी इस्लाम के बारे में क्या एजुकेशन है, मैंने इस्लाम के बारे में क्या सीखा है। सबसे पहले जो बात मैं कहूंगा, मैं अपने भाइयों को कहूंगा, बिलखुसूस पाकिस्तानियों को, कि कुरान को तर्जमे के साथ, और मजहब का नाम आसानियां पैदा करना है। इस्लाम का नाम, इस्लाम जो है वो पीसफुल रिलीजन है, मतलब इस्लाम का है पीस। इसमें वायलेंस किसी रिलीजन में, मैं आज एक और बात आपको बड़ी रिसर्च के बाद बताऊंगा, जो मजहब दुनिया में वायलेंस प्रीच करता है मैं उसको मजहब नहीं मानता। उसको आप कल्ट कह सकते हैं, मजहब नहीं होगा। मजहब का काम आसानियां पैदा करना। मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हर मजहब पे, हर मजहब में ये लिखा गया है, सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, एक खुदा है, हम्बल रहो, एक दूसरे से प्यार करो। बल्कि मैं ये समझता हूं, अल्लाह ताला की जात कहती है कि मुझ तक पहुंचना है तो मेरे बंदों के जरिए पहुंचो, मेरे बंदों से प्यार करो, मेरे बंदों को सर्व करो। मेरा जाती तौर पे पूछे, मैं अपने बच्चों की एजुकेशन के बाद अपनी जिंदगी डेडिकेट करना पसंद करूंगा इंसानियत के लिए और इस्लाम के लिए। लेकिन वो इस्लाम नहीं है जो मैं आप जो अलकायदा और जो आइसिस प्रीच कर रहे हैं, और जो कहते हैं कि सिर्फ हम मुसलमान हैं दूसरे सारे काफिर हैं। इस्लाम ये नहीं है। किसी के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप मेरे इस्लाम को या मेरे दिल को पढ़ सकें। आप इस्लाम कहता है आपकी हर चीज का दारो मदार नीयत पर है।
तो बिलखसूस एक तो मैं ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तानी सबसे पहले, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे सारे जो बुजुर्ग, नमाज तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। नमाज तर्जमे की मैं रिक्वेस्ट करूंगा बार बार। मैंने कई दफा उम्रे किए, मैंने सारे उम्रे जाके उर्दू में और पंजाबी में किए, क्योंकि मुझे पता था मैं खुदा से क्या हम कलाम हूं। जब हमें यही नहीं पता कि मैं खुदा से क्या बात कर रहा हूं, तो उसका फिर मीनिंग कोई नहीं है। आप नमाज पढ़ेंगे तो जूतियों पे ध्यान होगा, आपके फिर गिलास चोरी होने पे आपका ख्याल होगा, आपका खुदा के पे नहीं वो ख्याल होगा। तो मेरे ख्याल में आप अगर खुदा की आप नमाज जोड़ने की कोशिश करें, नमाज तर्जमे से पढ़ें, और दूसरे सारे मजाहिब की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, भाईचारा दिखाएं। और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, मेरे ख्याल में कि खुदा तक पहुंचने, खुदा को अचीव करने के लिए उसके बंदों से मोहब्बत और प्यार बहुत जरूरी है। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा। दिस इज माई, मेरे 54 साल की एज में मेरा रिजल्ट यही है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, सर्व करें। एक छोटा सा एक मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से एक छोटी सी बात आपको कहूंगा, दो, बल्कि एक नहीं दो, कि मैं आप एक कोशिश करके देखें, मैंने अपनी जिंदगी पे अप्लाई किया। सुबह उठते हैं, गली में मोहल्ले में निकलते हैं, हर छोटे बड़े को झुक के सलाम करें। उसके रिटर्न में जो आपको एनर्जी मिलेगी, इट विल मेक यू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। उस इतनी बेपनाह एनर्जी, और प्राइसलेस, कुछ खर्चे नहीं आएगा। सिर्फ सलाम करें झुक के हर एक को, छोटे बड़े को, अम्मा जी को, खाला जी को, चाचा जी को, गली से गुजरते हुए, आप यू विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, नंबर 1। दूसरा, मैं छोटी सी बात करूंगा, कोई सस्ती चीज ले लें आप, सस्ती से सस्ती चीज, तो केले ले लें, केले, सेब, कोई और सस्ती चीज ले लें, थैले में डाल के आप घर से निकलें, और बुजुर्ग जो भी आ रहा हो, आगे पीछे बैठा हो, आगे पीछे चाहे कितना अमीर हो, आप उसको वो छोटी सी चीज पकड़ाएं। मैं अपने बच्चों की ट्रेनिंग इस तरीके से करता हूं कि मैं बनानास और सेब और केले लेके तो पार्क में ले जाता हूं, उनको कहता हूं जाओ ये तकसीम। उसमें वो लोगों के लिए नहीं, वो आपके लिए कह रहा हूं। उससे जो एनर्जी आप खुद लेंगे वो प्राइसलेस है, वो जो दुआएं लेंगे वो प्राइसलेस है। एक कोशिश करें कि आप जहां जाएं दुआएं लेने की कोशिश करें। कामयाबी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लोगों के पीछे दुआएं बहुत जरूरी है। ये मेरे दो चीजें मेरी मैंने खुद अप्लाई करके देखी हैं, और मैं आई एंजॉय, और जिस तरीके से मैं उससे एनर्जी गेन करता हूँ, प्राइसलेस है, ये प्राइसलेस है। तो ये मेरी 2 रिक्वेस्ट थी। नमाज तर्जमे के साथ, सर नमाज तर्जमे के साथ, उसके बाद ये था कि आप झुक के मिलना, सलाम करना हर एक को सुबह से सारा दिन, और तीसरा ये कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो कोई सस्ती से सस्ती चीज लिफाफे में लेके डाल के निकलें और गली मोहल्ले में बांटें। तो आप ये इन तीनों चीजों के रिजल्ट कुछ अरसा बाद आप मुझे आपके प्रोग्राम के हवाले से मुझे बताएं कि इसके क्या रिजल्ट है। मैं आपको गारंटी करता हूं, it will make you a stronger person, it will make you a wiser person, a stronger person, a better person। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे लिया प्रोग्राम पे, अपने प्रोग्राम पे। यू आर अ वंडरफुल पर्सन, यू आर डूइंग अ हेल ऑफ अ जॉब। आपके देखने वालों को मेरा सलाम। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाल्लाह दोबारा आऊंगा, और कोई भी अगर नेशनल जैसी चीज होती है आगे 2020 वाली साइड पे, और मैं इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम पे दोबारा आऊंगा, दोस्तों भाइयों को सलाम करूंगा मेरी तरफ से आपको। थैंक यू, खुश रहें। तो सर मैं भी आपका इंतहाई मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। आज इस 35-40 मिनट के लाइव सेशन के अंदर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। ना सिर्फ मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, बल्कि नाज़रीन में से भी लातादाद लोगों ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि आज नॉलेज की बात हो रही थी, नॉलेज गेन हो रहा था, बहुत कुछ सीखा। और आपके बारे में मैं 2 कलमात कहना चाहूंगा। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पहली मुलाकात में अपनी बहुत सारी खुशगवार यादें छोड़ जाते हैं। उन कम लोगों में एक साजिद साहब आप भी हैं। मैनी थैंक्स सर। रिहान अल्लाह वाला का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनके ताउन से ये प्रोग्राम होता है। मैं रिहान भाई का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। मैं बल्कि रिहान भाई को कहता हूँ मैं तो मुरीद हूँ उनका, और जो भी पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर रहा है मैं उनका सबको मुरीद हूँ उनका। तो आए मिलके पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनाए, पाकिस्तान के लिए काम। बेशक। थैंक यू नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।